फ्रेंड्स, आज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर लेकर आए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, जिसमें हम लोग कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सीखेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इसके पहले जो टॉपिक हम लोग सीखे थे उसके बारे में पहले एक बार रिव्यू कर लेते हैं, उसको रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग चार्ज के बारे में सीखे थे कि चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है। इसकी यूनिट कूलम होती है, इसकी सीजीएस यूनिट स्टैट कूलम होती है या ईएमयू होती है। इसकी लार्जेस्ट यूनिट फराडे होता है जो 1 फराडे इक्वल टू 96,500 कूलम के बराबर होता है। चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज भी हम सीखे थे कि चार्ज स्केलर क्वांटिटी होता है, इसके पास डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है, फिर भी ये स्केलर होता है। रीजन ये होता है कि ट्रायंगल एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करता है। फिर हम लोग सीखे थे कि चार्ज को हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अर्थात ये एडिटिव प्रॉपर्टी अपने पास रखता है, ये ऋणात्मक होता है। फिर चार्ज कंजर्व्ड होता है, उसके बाद चार्ज इनहेरिएंट होता है, चार्ज मास से एसोसिएटेड होता है, चार्ज को हम ट्रांसफर कर सकते हैं, एक बॉडी से दूसरे बॉडी की ओर ट्रांसफर कर सकते हैं, और चार्ज के ट्रांसफर होने में इलेक्ट्रॉन का बहुत बड़ा योगदान होता है। अर्थात और इलेक्ट्रॉन का मेन रूप से हम लोग इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करते हैं तो बॉडी चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने का हम लोग 3 विधि सीखे थे, फ्रिक्शनल विधि मतलब फ्रिक्शनल मेथड, कंडक्शन मेथड और इंडक्शन मेथड। इन तीनों विधि में जो पहला 2 विधि है उसको कांटेक्ट मेथड भी कहा जाता है और जो थर्ड है उसको नॉन कांटेक्ट मेथड कहा जाता है। अर्थात बॉडी को चार्ज करने के लिए दोनों बॉडी को संपर्क लाना होता है, वो संपर्क में लाकर या तो हम रगड़ते हैं उसे या किसी कंडक्टर के थ्रू ऐड करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो बॉडी चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से। एक बॉडी से दूसरी बॉडी में मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है, उससे कम नहीं हो सकता। अर्थात इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इंटीजर नंबर में पॉसिबल है, फ्रैक्शन में पॉसिबल नहीं है, डेसिमल में पॉसिबल नहीं है। इसलिए चार्ज का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट या उसकी मैग्नीट्यूड 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, जो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। इस तरह से हम लोग सीखे थे कि सेम चार्ज होगा, सिमिलर चार्ज होगा, एक जैसा चार्ज होगा तो उसमें रिपल्सन होगा। डिसिमिलर चार्ज होगा, पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो अट्रैक्शन होगा। और उसमें जो एक फोर्स लगता था उसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते थे, कूलम्बिक फोर्स कहते थे, सेंट्रल फोर्स कहते थे। उससे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग कूलॉम्स लॉ पढ़े थे और कूलॉम्स लॉ से हम लोग फॉर्मूला सीखे थे F = K Q1 Q2/r²। और यह फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स करता था चार्ज पर, दोनों चार्ज के बीच के डिस्टेंस पर और मीडियम पर। फिर इसके बाद हम लोग कूलॉम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म में लिखना सीखे थे। फिर उससे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन सीखे थे कि किसी एक पार्टिकुलर चार्ज पर बहुत सारे चार्ज के कारण उस पर कितना फोर्स लग रहा है, ये कैसे फाइंड आउट किया जाए, इसका तरीका सीखे थे। तो आज हम लोग उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चंस के थ्रू यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से रिलेटेड। जैसे देखिए कि आप क्यों समझे कि एक पॉइंट है A, एक और पॉइंट है B और ये पॉइंट है C। A पॉइंट पर चार्ज है Q, B पर भी चार्ज है Q और C पर भी चार्ज है Q।
ए और बी की बीच की डिस्टेंस L है, बी और सी की बीच की डिस्टेंस L है, ए और सी की बीच की डिस्टेंस L है। मतलब ये तीनों चार्ज सेम डिस्टेंस पर रखा गया है। तो कह रहा है इस ट्रायंगल के जो सेंटर है, जिसे हम सेंट्रॉइड कहते हैं, इसे हम सेंट्रॉइड कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। इस केंद्रक O पर यहां चार्ज हमने रखा -Q। इस तीनों ने मिलकर इस पर कितना फोर्स लगाया होगा, ये क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। तो अब ध्यान से देखो आप कि 3 चार्ज है और तीनों चार्ज पॉजिटिव है। ये सब चार्ज पॉजिटिव चार्ज है और ये चार्ज नेगेटिव है। तो हमने आपको बताया था कि जिस पॉइंट पर फोर्स निकालना है और जिसके कारण निकालना है, उस दोनों के बीच की डिस्टेंस पहले आप पता करो। यानी कि O से A की डिस्टेंस आपको निकालनी होगी। तो O से A डिस्टेंस निकल जाएगा, तो एक चार्ज +Q है, दूसरा चार्ज -Q है। तो यहाँ कूलम्ब्स पर निकालकर लगाकर यहाँ हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे। उसी तरह से O और B के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे और O और C के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। अब देखिए ये ABC आप जो देख रहे हैं, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और समबाहु त्रिभुज का ये केंद्रक है। इस केंद्रक से इस प्रत्येक शीर्ष की बीच की दूरी बराबर होती है, अर्थात O से A, O से B और O से C की बीच की दूरी बराबर होगी। और इस दूरी को हम R मान लेते हैं। अगर आपसे आप R मानते हो तो ये भी R होगा और ये भी R होगा। यानी कि अगर हमको R निकल जाए तो जाहिर सी बात है कि O से A की दूरी, O से C की दूरी और O से B की दूरी निकल जाएगी। अब R की वैल्यू कैसी निकाली जाए? तो R की वैल्यू अगर आपको याद होगा तो होता है L/√3। आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं, थोड़ा सा मैथमेटिक्स का यूज करना पड़ेगा। आप याद रखो कि अगर समबाहु त्रिभुज है तो उसके केंद्रक से शीर्ष के बीच की दूरी L/√3 होती है। अब इसका हम उपयोग करके फोर्स की वैल्यू निकालते हैं। देखिए ये पॉइंट O है और इस पॉइंट O पर चार्ज है -Q और A ने इस पर फोर्स लगाया। A कुछ यहाँ है, A यहाँ चार्ज है Q। इसके बीच की दूरी आप R लिखे हो, ठीक है, निगेटिव चार्ज है। ये फोर्स ऊपर लगेगा और इस फोर्स की वैल्यू होगी FOA, ऊपर की ओर फोर्स लगेगा। तो सबसे पहले हम FOA की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आप देखो FOA की वैल्यू क्या होगी, कूलम्ब्स लॉ का यूज करेंगे तो फॉर्मूला आता है K/Q1Q2/R²। तो K को तो आप रहने दो, Q1 के जगह पर q और Q2 के जगह पर -Q/R²। मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो इस माइनस को हम लोग इग्नोर कर देते हैं और डिस्टेंस है R का स्क्वायर आप लिख सकते हो। तो यहाँ आएगा KQ²/R²। ये वैल्यू हो गया FOA का, यानी कि A ने O पर इतना फोर्स लगाया ऊपर की ओर। अब देखिए पॉइंट चार्ज है B, ये आपका चार्ज है B। O और B की बीच की दूरी R हमने माना और R की वैल्यू L/√3 आया। तो
ये निगेटिव ये पॉजिटिव चार्ज है कैपिटल Q, ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा और इसका लिखेंगे FOB। यहाँ FOB की जो वैल्यू होगी हो जाएगी KQ² एक ही जैसा। यहाँ भी चार्ज Q है, यहाँ भी चार्ज Q है, इसकी बीच की दूरी R है, सेम। फिर उसी प्रकार आप यहाँ देखो कि एक पॉइंट था C, यहाँ भी चार्ज था +Q और इसकी बीच की दूरी हमने माना था R। तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव अट्रैक्शन होगा तो इधर फोर्स लगेगा, यहाँ नाम देंगे हम FOC। तो FOC की वैल्यू होगी कितनी, तो KQ²/R²। यहाँ भी उतना ही फोर्स लगेगा। देखिए चार्ज Q है, यहाँ भी Q है, बीच की डिस्टेंस R है, तो FOC = KQ²/R²। अब देखिए कि एक पॉइंट पर 3 फोर्स लग रहा है और तीनों फोर्स की वैल्यूज का मैग्नीट्यूड आप देखिए सेम है। 3 फोर्स तो यहाँ लग रहा है लेकिन तीनों फोर्स का मैग्नीट्यूड उसकी वैल्यू सेम है और डायरेक्शन अलग अलग है। आप ध्यान से देखो तो क्या पाओगे कि देखिए ये एंगल आपका 60 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये जो एंगल होगा आपका 30 डिग्री होगा। उसी तरह ये जो कोण होगा वो भी 30 डिग्री होगा। अगर आप ध्यान से देखें त्रिभुज OAC में, इस ट्रायंगल में देखें आप ट्रायंगल OAC में, ये एंगल हो जाएगा आपका 120 डिग्री। उसी प्रकार यहाँ का जो एंगल बनेगा वो 120 डिग्री बनेगा, ये भी एंगल आपका 120 डिग्री होगा और ये भी एंगल आपका 120 डिग्री होगा। अब आप वेक्टर का यूज करें और देखें क्या होता है। इस दोनों वेक्टर का बीच का एंगल 120 डिग्री है, यानी कि कहने का मतलब कि जब दो वेक्टर का बीच का कोण 120 डिग्री हो और दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो तो उसका रिजल्टेंट भी उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर आता है। हम क्या करना चाहते हैं तो देखिए कि अभी आप इसको एक कहने के लिए भूल जाइए, इसको ध्यान से देखिए कि इस तरह से फोर्स था, यहाँ फोर्स F है तो ये भी फोर्स F होगा। हमने F माना है, जैसे कि यहाँ देखिए FOB है, यहाँ FOC है, तो दोनों फोर्स तो बराबर है तो हमने बराबर इसको मान लिया। इसके बीच का कोण है 120 डिग्री, चलिए 120 डिग्री। तो एक पॉइंट पर 2 फोर्स लग रहा है और दोनों फोर्स का टेल एक ही पॉइंट पर है, तो इसके रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन पता करने के लिए हम पैरेललोग्राम का यूज करते हैं वेक्टर के नियम के अनुसार और इसके डायगोनली इसको मिला देते हैं। तो ये जो डायरेक्शन होगा वो रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन होगी। तो अगर आप यहाँ रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू निकालना चाहोगे तो देखो कितना होता है। फॉर्मूला आप जानते हो कि R बराबर होता है दो वेक्टर के बीच का A + A² + B² + 2AB cos ऑफ थीटा। यहाँ R के जगह पर FR है और A के जगह पर F1 था, जो इसको हम A मानेंगे और इसको हम B मानेंगे। तो F² + F² + 2F cos ऑफ 120 डिग्री। अब आप इसको सोल्व करोगे तो F² हो जाएगा 2F² अब प्लस 2F² cos 120 डिग्री का मान आप जानते हो -1/2 होता है। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा 2F² - F² का अंडर रूट। जब ये घटेगा तो F² आएगा और इसका वर्गमूल F आएगा, यानी कि जो FR का वैल्यू है वो F के बराबर आएगा। अब ध्यान से आप देखो कि इस दोनों फोर्स का रिजल्टेंट नीचे है और एक फोर्स का वैल्यू डायरेक्शन ऊपर है। तो अब इस दोनों फोर्स को आप भूल जाओ, अब इस दोनों को देखो। अब एक पॉइंट पर 2 डायरेक्शन में एक ये फोर्स और एक ये फोर्स, 2 फोर्स लग रहा है। ये नीचे लग रहा है, ये ऊपर लग रहा है। दूसरी बात
कि दोनों फोर्स का जो वैल्यू है मैग्नीट्यूड वो बराबर है। मतलब कि इस पॉइंट पर नेट फोर्स कितना हो जाएगा, नेट फोर्स एट पॉइंट ओ पर नेट फोर्स कितना हो जाएगा। तो आप देखो कितना हो जाएगा, इसको आप वेक्टर फॉर्म में लिखते हो तो ये एफ ऊपर की तरफ है तो एफ जे कैट प्लस, ये नीचे की तरफ है तो एफ माइनस जे कैट, ये दोनों कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 0 न्यूटन। मतलब कहने का, अब यहाँ ध्यान दो, इतना जो यहाँ प्रोसेस किया गया इससे निष्कर्ष क्या निकला कि अगर 3 चार्ज हमको दिया हुआ हो और तीनों चार्ज के बीच की दूरी सेम हो और उससे एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा हो तो उसके सेंटर पर, उसके सेंट्रॉइड पर, उसकी केंद्रक पर लगने वाला फोर्स का वैल्यू हमेशा 0 होता है। चाहे यहाँ का चार्ज माइनस क्यू हो, प्लस क्यू हो, +2q हो, -2q हो, यहाँ चार्ज कितना भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ का चार्ज सेम होना चाहिए, इसके जो वर्टेक्स पर चार्ज है वो सेम होना चाहिए। तो इस सेंट्रॉइड पर नेट फोर्स 0 होता है। और इससे और क्या हमको स्पष्ट हुआ कि अगर एक पॉइंट है और एक पॉइंट पर 3 फोर्स लग रहा है, देखिए यहाँ 1 2 3 और तीनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है और उसके बीच का कोण 120 डिग्री है, तो रिजल्टेंट फोर्स आप डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं, डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं। देखिए यहाँ वाला कंसेप्ट लिख सकते, आराम से लिख सकते हो। तो यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत सारा पूछे जा सकते हैं, लेकिन इस कंसेप्ट को ध्यान रखें। और हमने क्या सीखा कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के केंद्रक से, सेंट्रॉइड से इसके शीर्ष, इसके वर्टेक्स की जो दूरी होती है वो L/√3 होती है, ये भी आपको याद रखना है। यानी कि इस क्वेश्चंस में आपको 3-4 कंसेप्ट यहाँ आपको मिल रहा है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर देखिए ये 3 चार्ज वाला था, अगर इसको बढ़ाकर हम 4 कर दें, या ऐसा भी हो सकता है कि इस दोनों चार्ज के कारण, ये चार्ज नहीं देगा, इस दोनों के कारण इस पर फोर्स पूछेगा कि इस पर कितना फोर्स होगा, फाइंड आउट करें। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, दो चार्ज आपको इस प्रकार दिया गया है कि एक चार्ज यहाँ है और एक चार्ज यहाँ है, चार्ज यहाँ Q और यहाँ भी चार्ज Q, इसकी बीच की दूरी L है। यहाँ नेमिंग कर सकते हैं A, यहाँ हो जाएगा B, और एक चार्ज है यहाँ C, यहाँ से भी इसकी दूरी है L, यहाँ से भी इसकी दूरी है L, और यहाँ चार्ज है आपको +Q, यानी सब जगह प्लस ही है, आप देखो ध्यान से। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस पॉइंट C पर A और B ने कितना फोर्स लगाया, तो फाइंड द फोर्स एट C ड्यू टू A एंड B। A और B के कारण C पर लगने वाला फोर्स का मान आप बताएं। कुछ इस तरह से क्वेश्चन आपको रहेगा। अब ध्यान से देखो इसको कैसे बनाया जाएगा। अब सबसे पहले कि A ने C पर फोर्स लगाया है और कौन सी डायरेक्शन में लगाया है ये पता कर लो। तो डायरेक्शन तो होगा इसी लाइन के अराउंड, इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में होगा तो कितना फोर्स ये लगाएगा, तो लगाएगा FCA बल लगाएगा। फिर BC पर कितना बल लगाएगा, कितना फोर्स लगाएगा, ये लगाएगा इस लाइन के अराउंड FCA। अब देखिए ये एंगल कितना है, 60 डिग्री का है, ये एंगल कितना है, 60 डिग्री का है, ये एंगल कितना है, 60 डिग्री का है, तो ये भी एंगल कितना होगा, 60 डिग्री का होगा। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, इसलिए क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज में
प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री होता है। तो यहाँ तो 60 समझ में आता है, फिर ये 60 कैसे आया? शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। तो अब देखो, तो ये एंगल 60 डिग्री हो गया। अब FCA और यहाँ हम लिखेंगे FCB, C पर B के कारण FCB और FCA का वैल्यू कितना आएगा? देखिए, तो FCB की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये होगी KQ/L²। FCA की वैल्यू कितनी हो जाएगी? KQ/L²। इसको आप सोल्व करो, आएगा KQ²/L²। इसको सोल्व करो, आएगा KQ²/L²। अगेन ये दोनों बराबर आना ही चाहिए। रीजन ये कि ये चार्ज Q और ये भी चार्ज Q, ये भी चार्ज Q हुआ यूं कि चार्ज देखिए बराबर है, डिस्टेंस भी बराबर है, इस वजह से यहाँ फोर्स भी बराबर होगा। तो फोर्स बराबर होगा, तो आप ऐसा हो ना कि इसको आप F मानोगे तो ये भी आपका F हो जाएगा। समझने के लिए थोड़ा कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा और आप अच्छे से इसको देख पाओगे, समझ पाओगे। तो आप देखो कि दोनों फोर्स यहाँ सेम है और उसके बीच का कोण 60 डिग्री है। मतलब क्या हुआ कि दो फोर्स इक्वल हो, उसके बीच का कोण 60 डिग्री हो, तो रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू क्या हो? तो सबसे पहले हम यहाँ रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शंस पता करेंगे। तो रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन पता करने के लिए आप देखो कि यहाँ दो वेक्टर का टेल एक ही पॉइंट पर है, तो यहाँ पैरेललोग्राम बना सकते हो। क्योंकि ये थोड़ा बड़ा हो गया है, इसे हम छोटा करके आपको समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ देखिए कि पैरेललोग्राम हम बनाएंगे, इसको ऐसे करेंगे, इसका जो डायगोनल आएगा ये ऐसे, ये होगा हम लोगों का रिजल्टेंट फोर्स। अब बताइए, तो रिजल्टेंट फोर्स का हमको मैग्नीट्यूड पूछता है। रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू मैग्नीट्यूड कितनी होगी? यही फोर्स जो होगा वो C पर का फोर्स होगा। तो फॉर्मूला क्या होता है? A² + B² + 2AB फोर्स होगा। तो A की जगह पर तो F है, तो F² + 2F × cos ऑफ 60 डिग्री। तो cos 60 की वैल्यू होती है, ये हो जाएगा आपका F² 2F² अब +2 × F² × cos 60 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट। तो आप देखिए क्या आ गया, 2F² + F²। इसको सोल्व करोगे आ जाएगा 3F² और इसको सोल्व कराएगा √3 × F और √3 × F की वैल्यू यहाँ आप देख रहे हो क्या है कि Q²/L²। तो इस तरह से ये मेरा फोर्स यहाँ का निकल गया। तो आपको इस टाइप का क्वेश्चंस बनाने आने चाहिए और कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे अब क्या करेगा, 4 को कॉर्नर दे देगा, किसी एक को कॉर्नर पर 3 के कारण फोर्स पूछेगा। जैसे किस तरह से आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक यहाँ चार्ज होगा, एक यहाँ चार्ज होगा, एक यहाँ चार्ज होगा, एक यहाँ चार्ज होगा। कहेगा कि इस कॉर्नर पर इस तीनों कारण फोर्स निकाले। तो जिस तरह आप यहाँ करें एक एक करके निकाले, उसी प्रकार यहाँ भी इसके कारण फोर्स निकालिएगा, फिर इसके कारण फोर्स निकालिएगा, फिर इसके कारण फोर्स निकालकर और तीनों को ऐड कर दीजिएगा, आपका नेट फोर्स यहाँ का निकल जाएगा। तो कहने का मतलब ये एक बेसिक कंसेप्ट है जिसका यूज करके आप कितना भी कॉम्प्लिकेटेड इस टाइप का क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो ये था कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। अब हम लोग सीखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टॉपिक का सबसे अहम और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, टॉपिक है। इसको अच्छे से सीखना होगा। यूं कहें कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको समझ में आता है तो आप मैग्नेटिक फील्ड को भी अच्छे से समझ जाइएगा। यानी कि अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैट मजबूत है,
इलेक्ट्रोस्टैट के बारे में अच्छे से आप जानते हैं तो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी इलेक्ट्रोडायनामिक्स भी पढ़ पाएंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आपको अच्छे से याद हो जाएगी। तो एक्चुअली अब क्वेश्चन उठता है कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो आप देखो, सबसे पहले हम हेडिंग देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि विद्युत क्षेत्र। इलेक्ट्रिक फील्ड का हिंदी होता है विद्युत क्षेत्र। इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दोनों एक ही पॉइंट है, दोनों एक ही टॉपिक है, अंतर थोड़ा का नाम सा है ना, डिफरेंस थोड़ा सा होता है, ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, उसको हम लोग इग्नोर करते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। तो अगर हमसे कोई पूछता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है तो हम पूछते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक इलेक्ट्रिक फोर्स ही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही है, एक विद्युतीय बल ही है। वो कैसे हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। देखिए बात यह है कि इसमें कुछ इस प्रकार से हम लोग इसे समझेंगे कि इकाई कूलम्ब आवेश पर लगने वाला फोर्स उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब आप इस डिफिनेशन से आप ही सोचो कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स नहीं है? तो है, वो भी कितना कूलम्ब पर, 1 कूलम्ब पर लगने वाला फोर्स है। यानी कि 1 कूलम्ब आवेश पर कोई दूसरा चार्ज उस पर जितना फोर्स लगा रहा है वही फोर्स उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है या होता है। यानी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन आपको करना है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अच्छे से आना चाहिए। जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अच्छे से आएगा उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसके कंसेप्ट को, इसके कुछ लॉजिकल पोर्शन को समझते हैं। जैसे देखिए, मान लेते हैं कि ये एक चार्ज है, इस तरह से ये आप देख रहे हैं ना, मुट्ठी बांधे हैं, ये एक चार्ज है, सोर्स ऑफ चार्ज, बहुत बड़ा चार्ज है। इसको आप पॉजिटिव मान लो, ये एक चार्ज है। और दूसरा एक हमने क्या किया कि एक और चार्ज लिया, एक ये चार्ज लिया जो कि पॉइंट चार्ज है, बहुत छोटा चार्ज है, इस पर बहुत ज्यादा चार्ज है। तो हमने क्या किया कि हमने ये देखना चाहा कि इस चार्ज का इफेक्ट कितना दूरी तक है, कितना रीजन तक है, अपने चारों तरफ ये कितना इफेक्ट क्रिएट कर रहा है। इसको हमने ऐसे रखा। अब देखिए इस चार्ज को हमने यहाँ लाया, ये भी पॉजिटिव चार्ज था, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव चार्ज, इस चार्ज को हमने यहाँ लाया तो हमने क्या देखा, ये इधर भाग रहा है। फिर हमने क्या किया, हमने सोचा हो सकता है नजदीक रखे हैं इसलिए ज्यादा धक्का दे रहा होगा, अब इसको दूर रखे फिर भी इधर भाग रहा है, और दूर रखे तो अभी दूर भाग रहा है। मतलब कहने को वहां भी अपना ये इफेक्ट दिखा रहा है, पॉजिटिव रिपल्सन कर रहा है। अब देखिए, अब हमने इधर रखा, अब इसको हमने इधर रखकर देखा, इधर रखा फिर भी इधर भाग रहा है, यहाँ रखा ऊपर जा रहा है, इधर रखा नीचे जा रहा है, यहाँ रखा इस दिशा में जा रहा है, यहाँ रखा इस दिशा में जा रहा है। मतलब कहने का कि कुछ इस तरह से हमको देखने को मिला कि एक पॉजिटिव चार्ज लिए जो कैपिटल Q का था, इसको हमने बोला सोर्स ऑफ चार्ज, ऐसे मान सकते हो आप, सोर्स ऑफ चार्ज बोल सकते हो, आवेश स्रोत, आवेश का स्रोत आप बोल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, छोटा भी हो सकता है। और इससे काफी छोटा एक चार्ज हमने यहां रखा जिसको हम कहते हैं टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज, जांच आवेश। मतलब ये चार्ज Q0 है पॉजिटिव, और टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव ही लिया जाता है, ऐसा मानना है। अब हमने क्या देखा कि यहां से इसकी दूरी कुछ ना कुछ होगी, हमको दूरी से मतलब नहीं है। जैसे ही हमने टेस्ट चार्ज को यहाँ रखा वैसे ही इस चार्ज ने इस पर फोर्स लगाया और इधर धक्का दिया, इधर लगाया इसको।
हमने इस टेस्ट चार्ज को यहाँ रखा तो इधर भगाया, हमने इसी टेस्ट चार्ज को यहाँ रखा तो इधर भगाया, हमने इसी टेस्ट चार्ज को यहाँ रखा तो इधर जाते हुए इधर फोर्स लगाया, इसी टेस्ट चार्ज को यहाँ रखा तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा, इसी चार्ज को यहाँ रखा तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा, इसी टेस्ट चार्ज को यहाँ रखा तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा। मतलब कहने का ये कि अगर सोर्स ऑफ चार्ज पॉजिटिव है तो वो जो अपना फील्ड क्रिएट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, वो काफी दूर तक क्रिएट करता है, इंफिनिटी तक क्रिएट करता है। यही चार्ज हमने यहाँ भी रखा, यहाँ भी फोर्स लगा, इंफिनिटी पर रखा, वहां भी थोड़ा बहुत फोर्स लगा होगा। मतलब कहने का कि अगर पॉजिटिव चार्ज है, पॉइंट चार्ज ही पॉजिटिव है, चाहे सोर्स ऑफ चार्ज है, वो दोनों चार्ज एक फील्ड क्रिएट करता है, एक इफेक्ट क्रिएट करता है। उस फील्ड के रीजन में कोई भी चार्ज अगर आएगा तो उस पर इफेक्ट डालेगा, उस पर फोर्स लगाएगा। और जैसे यहाँ आप देखें तो यहाँ हमने चार्ज कितना रखा, Q नॉट, इस पर चार्ज कितना है, कैपिटल Q, ये इस पर फोर्स लगाया, हाँ, तो क्या ये भी इस पर फोर्स लगाया होगा, तो हाँ, तो आप इसके फोर्स को दिखा रहे हो, आप इसके फोर्स को नहीं दिखा रहे हो। ऐसा इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि हमको इसका फील्ड दिखना है, इसका फील्ड नहीं देखना है, क्योंकि ये इसके कंपेयर में ये जो Q नॉट है कैपिटल Q की तुलना में बहुत कम है, बहुत छोटा है, इसलिए हम इसको इग्नोर कर रहे हैं। इसका फील्ड देखना चाहते हैं, इसका फील्ड कहाँ तक है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसका फील्ड इंफिनिटी तक होगा, और उसके रीजन में कोई भी पॉजिटिव चार्ज रखेगा तो अपने से दूर भेजेगा। ये बात तो स्पष्ट हो गया। दूसरी बात ये कि सर अगर हम मान लीजिए कि निगेटिव लाते हैं तो, जैसे कि अगर निगेटिव माइनस लाते हैं तो अट्रैक्शन होगा, ऐसे अट्रैक्ट करेगा, तो ये फोर्स ना होगा, फील्ड इसका, फील्ड तो यहाँ भी रहेगा, फील्ड तो यहाँ भी रहेगा, लेकिन निगेटिव आएगा तो अट्रैक्ट करेगा। ये फोर्स है, ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है और ये भी फोर्स। आप देखिए यहाँ कि हर एक चार्ज का एक अपना फील्ड होता है, वही फील्ड उस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। कुछ लोग पूछते हैं कि यहाँ जो आप सोर्स चार्ज पॉजिटिव लिए हो, क्या आप निगेटिव नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते हैं, निगेटिव भी आप कंसिडर यहाँ कर सकते हो। निगेटिव से भी अगर निगेटिव लोगे तो क्या होगा, सोचो, चलो देखो, यहीं से आप सोच सकते हो कि अगर आप यहाँ निगेटिव लेते हो तो ये अट्रैक्ट होगा, ये अट्रैक्ट होगा, सब इसकी ओर अट्रैक्ट होंगे, यानी कि निगेटिव लेने से इसके अट्रैक्ट होंगे। अट्रैक्शन और रिपल्शन तो होता ही रहेगा। तो इससे यही तो स्पष्ट हो रहा है कि इस चार्ज के पास अपना एक फील्ड है, अपना एक रीजन है, तभी तो वो उस पर अपना इफेक्ट डालकर या तो अपने तरफ वो खींच रहा है, नहीं तो अपने से दूर भेज रहा है। अगर उसका इफेक्ट वहां नहीं होता तो ना उसको अपने तरफ खींचता, ना उसको अपने से दूर भेजता। तो एक बात तो स्पष्ट हो गया कि चार्ज के पास फील्ड होता है, और जो फील्ड होता है वो फील्ड आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि ये चार्ज रेस्ट में है, इसलिए इसका नाम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं, मैथमेटिकली इसको समझते हैं। देखिए अब मैथमेटिकली इसको कैसे समझेंगे, इसको हमने आपको बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज, एट पर यूनिट चार्ज। पर यूनिट चार्ज पर जितना फोर्स लगता है वही चार्ज उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। जैसे देखिए अब थोड़ा सा यहाँ मैथमेटिकली समझते हैं। मान लेते हैं एक चार्ज है और ये पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश, है ना? इससे कुछ दूरी पर एक हमने टेस्ट चार्ज रखा Q नॉट, जो जनरली पॉजिटिव होता है, ये है टेस्ट चार्ज। और ये चार्ज इस पर फोर्स एक्सपीरियंस किया, इस डायरेक्शन में रिपल्सन होगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, तो ये फोर्स लगाया इसने किस पर, Q नॉट पर। तो आप देखिए कि Q नॉट पर फोर्स कितना लगा, F। तो अगर यहाँ 1 कूलम चार्ज होता तो फोर्स कितना लगता, F बाई Q नॉट।
A force is a vector quantity. यहाँ वेक्टर का साइन आप दे सकते हैं। तो एक कूलम पर कितना फोर्स लगता है? F/Q0। तो 1 कूलम चार्ज पर जितना फोर्स लगता है वही फोर्स उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसका? जिसने फोर्स लगाया। तो फोर्स किसने लगाया? कैपिटल Q। तो कैपिटल Q का इस पॉइंट P पर का इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू F/Q0 है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को हम E से डिनोट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इक्वल टू लिखेंगे F/Q0, ये भी वेक्टर के फॉर्म में। इस तरह से लिखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर F/Q0। मतलब फोर्स बाई टेस्ट चार्ज, फोर्स बाई टेस्ट चार्ज, जांच आवेश। और थोड़ा सा ध्यान से यहां देखें और समझें तो क्या नजर आएगा। देखिए इस फोर्स की मैग्नीट्यूड कितनी होगी। देखिए इस फोर्स की मैग्नीट्यूड अगर आप निकालो तो कैसे लिख सकते हो? K कैपिटल Q स्मॉल q नॉट बाई ये डिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा r स्क्वायर। कूलॉम्स लॉ यूज करके कैसे हम लिख सकते हैं? तो हमने क्या सीखा कि चार्ज फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। इकाई कूलम आवेश पर किसी आवेश के कारण उस पर लगने वाला बल उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाता है या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम E से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला F/Q होता है। अब बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड का SI यूनिट क्या होगा? दूसरी बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, सदिश राशि होता है। कैसे कि देखिए फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? हाँ, ये हो सकता है और नहीं भी। इसको हम लोग कुछ देर के बाद सीखेंगे कि क्या फोर्स की डायरेक्शन में हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है या नहीं होती, या कभी कभी होती है कभी नहीं होती। इसको हम सीखेंगे। लेकिन इतना बात तो स्पष्ट हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स पर डिपेंड करता है। दूसरी बात ये हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरी बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड की SI यूनिट न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर होता है। न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर होता है। तीसरी बात क्या समझ में आ रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा? तो M L/T-2A-1। इसको ध्यान रखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला है, विद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र। तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड कुछ बेसिक पॉइंट। ठीक, अब हम लोग सीखते हैं कि अगर मान लो कि अलग अलग पॉइंट होता, अलग अलग चार्ज होता और किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को हम कैसे निकालते? तो इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ देखते हैं। एक बात का स्पष्ट हो गया कि इकाई कूलम आवेश पर लगने वाला फोर्स ही उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। यहां से कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। इससे फायदा ये होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को हम लोग पता करने के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। जैसे देखिए यहाँ हम 4 पॉइंट लेंगे, 1 2 3 और 4। ये पॉजिटिव चार्ज, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज, यहाँ निगेटिव चार्ज, यहाँ भी निगेटिव चार्ज। देखिए यहाँ चार्ज Q है, यहाँ भी चार्ज Q है, यहाँ भी चार्ज Q है, यहाँ भी चार्ज Q है। इससे कुछ दूरी पर R दूरी पर एक पॉइंट है, यहाँ भी कुछ दूरी पर R दूरी पर एक पॉइंट है, यहाँ भी कुछ दूरी पर R दूरी पर एक पॉइंट है,
यहाँ भी कुछ दूरी पर और दूरी पर एक पॉइंट है। यहाँ चार्ज प्लस क्यू नॉट है, यहाँ चार्ज माइनस क्यू नॉट है, यहाँ चार्ज प्लस क्यू नॉट है, यहाँ चार्ज माइनस क्यू नॉट है। अब देखिए होता क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। हालांकि इसको हम क्यू नॉट को टेस्ट चार्ज एज्यूम किए हैं, माने हैं। इस चार्ज की वैल्यू बहुत ही कम है। अब देखो तो आप क्या पाओगे कि ये पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्सन होगा, बिल्कुल। तो ये चार्ज इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा F, ये चार्ज इसको अपने तरफ खींचेगा F, ये चार्ज इसको अपने तरफ खींचेगा F, ये चार्ज इसको अपने से दूर भगाएगा F से। यानी कि इसमें क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है। और यहां भी क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है। और इस दोनों में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, आकर्षण हो रहा है। लेकिन हमको फोर्स की डायरेक्शन नहीं पता करना है, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है। देखिए पॉजिटिव चार्ज जब भी होता है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है उसका, वो हमेशा उस चार्ज से दूर जाते हुए प्रतीत होता है। किस तरह, जैसे देखिए एक लाइट हम जलाते हैं, बल्ब जलाते हैं, तो बल्ब से जो लाइट निकलता है वो उससे दूर जाता है। हाँ। तो उसी तरह एक चार्ज हो गया, वहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलता है वो उससे दूर जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन ही उसका विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। मतलब कुछ इस तरह से देखिए कि एक पॉइंट हो गया, मान लीजिए कि कोई सोर्स है, लाइट सोर्स है, बल्ब है, यहाँ से इस तरह से इस तरह से इस तरह से, है ना, सभी दिशा से लाइट निकल रहा है, सभी दिशा से लाइट निकल रहा है। देखिए तो लाइट यहाँ से फैल रहा है और बीच को जो सोर्स है, लाइट सोर्स, इसको प्लस चार्ज मान लीजिए। तो पॉजिटिव चार्ज में ऐसा ही होता है, ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड है चार्ज का, पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव चार्ज का। इसका मतलब ये हो गया कि पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज से दूर जाते हुए प्रतीत होते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो यहाँ देखिए, तो इस चार्ज का इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, इससे दूर इधर, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। इसके लिए भी इससे दूर, दोनों को हम इसी डायरेक्शन में क्यों खींचे हैं, कारण इसका यही है कि दोनों ही प्लस है, तो प्लस होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उससे दूर खींचेंगे, उससे दूर होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज होगा। और देखिए माइनस है, जब माइनस होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन उसकी ओर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ माइनस होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन यहाँ होगा, इसकी ओर होगा। अब इसको और ध्यान से आप देखो, देखिए यहाँ पॉइंट चार्ज है, इसको हम लोग पॉइंट चार्ज कंसीडर किए हैं, बिंदु आवेश कंसीडर किए हैं। तो बिंदु आवेश अगर धनात्मक है और यहाँ भी धनात्मक है तो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन एक ही ओर होगी, यानी कि एक दूसरे के पैरेलल होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स एक दूसरे के पैरेलल होगा। और इस दोनों के बीच का जो कोण बनेगा थीटा, वो 0 डिग्री बनेगा। मतलब कहने का कि इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स के बीच का कोण 0 डिग्री कब होता है, क्वेश्चन का मान लीजिए व्यक्ति में पूछ दिया जाए तो आप ध्यान कहोगे कि पॉइंट चार्ज भी पॉजिटिव हो और जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जा रहा है उस पॉइंट पर का भी चार्ज पॉजिटिव हो। तो उस स्थिति में इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स, विद्युत क्षेत्र और विद्युतीय बल दोनों के बीच का कोण 0 डिग्री होगा, अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स एक दूसरे के पैरेलल होंगे। ये तो बात हो गया। तो यहाँ तो दिख रहा है कि फोर्स की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन यहाँ देखिए फोर्स इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, यहाँ हो गया अपोजिट। कारण क्या था, देखिए यहाँ पॉजिटिव लिए और यहाँ निगेटिव ले लिए। तो निगेटिव लेने से इसके कारण इस पर जो फोर्स लगा, ये फोर्स अपने तरफ लगाया, लेकिन ये पॉजिटिव हुआ है इसलिए अपना ये फील्ड इस डायरेक्शन में रखेगा। ये तो फिक्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वो फिक्स होता है कि पॉजिटिव होगा तो अवे फ्रॉम द चार्ज, कुछ इस तरह से। वो पॉजिटिव होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उससे दूर होगा, इस तरह से, उससे दूर हमेशा। यहाँ देखिए, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स के बीच का कोण कितना बन गया, 180 डिग्री।
एक दूसरे की ये अपोजिट हो गए, विपरीत दिशा में हो गए। अब यहाँ देखिए, यहाँ निगेटिव ले ली चार्ज, पॉइंट चार्ज यहाँ देखिए निगेटिव लिए, यहाँ टेस्ट चार्ज पॉजिटिव लिए। इस स्थिति में देखिए तो निगेटिव पॉजिटिव को अपने तरफ अट्रैक्ट किया, खींचा, यानी कि फोर्स तो लगा निगेटिव की। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में लगा। कारण ये था क्योंकि जब भी निगेटिव चार्ज के बारे में बात होता है तो देखिए तो निगेटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा उस चार्ज की ओर होता है, इस तरह से देखिए उस चार्ज की ओर आते हुए प्रतीत होता है, एपियर होता है, उसी तरह से। अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह लगेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड उससे की ओर आ रहा है। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड से निकलते हुए प्रतीत होगा। तो इस तरह से आप कर सकते हो। यहाँ देखो, यहाँ दोनों डायरेक्शन सेम है तो यहाँ भी फोर्स 0 डिग्री होगा। थोड़ा यहाँ देखो ध्यान से, नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके तरफ होना ही था। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर होगा ही होगा, लेकिन फोर्स इसके जस्ट अपोजिट। कारण क्या है कि देखिए यहाँ नेगेटिव और यहाँ नेगेटिव रिपल्सन करेगा तो फोर्स इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। यहाँ भी एंगल कितना बना 180 डिग्री। तो इतनी एग्जांपल से हम क्या सीखे? हम ये सीखे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फोर्स के डायरेक्शन में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो आप इस चारों एग्जांपल से आप क्लियर हो गए होंगे कि कब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फोर्स के डायरेक्शन में होता है और कब नहीं होता है। इससे यही स्पष्ट। दूसरी बात क्या कि पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज होता है और निगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन टुवर्ड्स द चार्ज होता है। मतलब ये कहें कि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को डाइवर्ज करता है, फैलाता है, और निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कन्वर्ज करता है, इकट्ठा करता है। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हम सीखेंगे कि एक पॉइंट चार्ज किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, उत्पन्न करता है, प्रोड्यूस करता है। यानी कि अब हम लोग सीखने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं। जब भी क्वेश्चंस में आता है, अब यहीं से आपका टॉपिक स्टार्ट होता है। देखिएगा, मेन यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होगा, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की गणना। विद्युत क्षेत्र की गणना, विद्युत क्षेत्र की कैलकुलेशन कैसे करते हैं? देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहाँ दो तरह से निकालना सीखेंगे या दो के कारण निकालना सीखेंगे। पहला, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के हमारे पास जो मेथड है वो दो मेथड है। पहला है बाय इंटीग्रेटिंग मेथड, या इसको बोलते हैं इन जनरल मेथड भी बोल सकते हैं आप इसको। दूसरा होता है बाय गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम तो अभी हम लोग पढ़े नहीं है, इसलिए अभी तो इसके बारे में डिस्कशन हम लोग करेंगे नहीं। तो जो भी डिस्कशन करना होगा वो जनरल मेथड से या फिर इंटीग्रेटिंग मेथड से। इंटीग्रेटिंग मेथड मतलब इंटीग्रेशन के यूज करके या फिर इन जनरल जो जनरल होता है उसके हेल्प करके, इसकी सहायता से हम लोग सीखते हैं। तो इसमें हम कैलकुलेशन करने के लिए इसे दो सेक्शन में बांटते हैं। पहला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब भिन्न आवेशों के
विद्युत क्षेत्र। दूसरा होता है नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस बॉडी। इसको हम सीखेंगे। सबसे पहले इसके बारे में स्टडी करेंगे कि अलग अलग वस्तुओं अलग अलग आवेशों के कारण हम विद्युत क्षेत्र कैसे निकालते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में ये पहला टॉपिक है, पहला पॉइंट है। मानो आप पहला क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। माना कि एक बिंदु आवेश कैपिटल Q है जिससे r दूरी पर एक पॉइंट P है जहां पर चार्ज स्मॉल q नॉट रखा गया है जो पॉजिटिव है। तो इस पॉइंट चार्ज के कारण पॉइंट P पर चार्ज Q नॉट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, ये आपको निकालना है। तो कैसे निकालते हैं इसको ध्यान दीजिए। हमने सबसे पहले आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फोर्स है 1 कूलम चार्ज पर। आप 1 कूलम चार्ज पर का फोर्स निकाल दो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। तो सबसे पहले इसके कारण इस पर कितना फोर्स लग रहा है उस फोर्स को आप निकालो। देखो आप इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे ही, पहले यहाँ आप फोर्स निकालो। तो चलिए हम लोग फोर्स निकालते हैं। तो इस पर फोर्स कितना लग रहा है, देखिए F फोर्स। तो फोर्स निकालने के लिए कूलॉम्स लॉ का यूज करेंगे। तो K कैपिटल Q स्मॉल q नॉट बाई r स्क्वायर। This is force experienced on point P due to point charge capital Q। अब देखिए ये जो फोर्स है वो Q नॉट पर लगा है F। तो 1 कूलम चार्ज पर फोर्स कितना लगा होगा, F बाई Q नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला हम लोग तो जानते हैं F बाई Q नॉट ही होता है। तो आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या लिखेंगे, F की वैल्यू क्या लिखोगे आप, F की वैल्यू होगा K Q नॉट बाई R स्क्वायर बाई Q नॉट। Q नॉट से Q नॉट कैंसिल आउट, यानी कि टेस्ट चार्ज कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचा आपका K कैपिटल Q बाई R स्क्वायर इज इक्वल टू E, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। तो आपने क्या देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज ये किस पर डिपेंड कर रहा है। देखो क्या टेस्ट चार्ज पर डिपेंड कर रहा है, नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज टेस्ट चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है, पहली बात। दूसरी बात, तो डिपेंड किस पर करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज R पर डिपेंड करता है, डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, दूरी पर डिपेंड करता है, पहली बात। दूसरा, और किस पर डिपेंड करता है, पहला बात डिपेंड करता है डिस्टेंस पर, दूसरा डिपेंड करता है पॉइंट चार्ज पर डिपेंड करता है, बिंदु आवेश पर डिपेंड करता है, और किस पर डिपेंड करता है, मीडियम पर डिपेंड करता है, या एप्सिलॉन नॉट पर डिपेंड करता है, एप्सिलॉन पर डिपेंड करता है, या डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर K पर डिपेंड करता है। एक ही बात पर अब आप देखिए कि इस E की फॉर्मूला में क्या आया, KQ बाई R स्क्वायर।
इसे आपको हमेशा याद रखना है। क्वेश्चन पूछेगा कि एक 4 कूलम का चार्ज है, 2 मीटर की दूरी पर ये चार्ज कितना फील्ड क्रिएट कर रहा होगा। तो उसके लिए आपको फॉर्मूला ही लगाना है KQ/R²। इसमें आपको K का वैल्यू आपको याद ही है कि 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। Q का वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहेगा, R दिया रहेगा, वैल्यू पुट करोगे आपका आंसर आ जाएगा। जो भी आंसर आएगा वो न्यूटन पर कूलम में होगा। ठीक, तो आप देखें यहाँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या आ गया, KQ/R²। थोड़ा सा और सोचो तो आप क्या पाओगे। देखो इसमें आप एक और चीज ध्यान दे सकते हो कि अगर हम डिस्टेंस को चेंज करें यानी कि R को बदल दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बदल जाएगा, पहली बात। दूसरी बात कि अगर हम Q को बदल दें तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का बदल जाएगा। लेकिन इस Q से क्वेश्चन हमको नहीं पूछता है। Q और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन का हमको पता ही है, याद रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन से राइज होती है इस R और इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो यहाँ हम इसको ऐसे लिखेंगे, देखिए कैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉइंट चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आवेश के सीधा समानुपाती होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप देखो तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जब आपको रिलेशन कहीं भी दिखेगा E प्रोपोर्शनल टू 1/R², तो आप समझ जाइएगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यह पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का कंडीशन को फॉलो करता है। जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में हमेशा यही रिलेशन आएगा, नहीं। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड में ये भी कहीं कहीं आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा ही कहीं कहीं आता है, यानी कि पावर 2, पावर 3, पावर 1 भी आता है। इस तीनों का अपना अलग अलग इंपॉर्टेंस है, आगे हम लोग सीखेंगे। इसीलिए आपको पहले हम यहाँ बता रहे हैं कि E प्रोपोर्शनल टू 1/R² होगा तो 100% आप एकदम समझ जाइएगा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंडीशन है ये पॉइंट चार्ज के लिए है। बाकी ये दो किसके लिए आगे हम लोग सीखेंगे, फिलहाल इसको आप याद रखिए। अब देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, इसको हम सीखते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल है कि एक चार्ज है कैपिटल Q, यहां से R1 डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, यहां से R2 डिस्टेंस पर एक पॉइंट है Q। तो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा EP, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा EQ। तो क्वेश्चन पूछता है कि EP इज टू EQ का वैल्यू क्या होगा, बस यही क्वेश्चन। अब देखिए ना कि चार्ज देखिए, इसी चार्ज के कारण यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और इसी चार्ज के कारण यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और फिर दोनों का रेशियो लेना है। तो आसान तो है, देखिए कैसे करेंगे। इस चार्ज के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, KQ/R1²। इस चार्ज का यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो KQ/ यहाँ P था तो यहाँ आप कुछ दूसरा मान लेते हैं, R मान लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। Q 2 बार जाता है, R पर बोलिए कितना हो जाएगा, KQ/R2²। अब दोनों का अनुपात लेना है तो अनुपात ले लेते हैं ना, देखिए तो KQ/R1² इज टू KQ/R2²। क्या कैंसिल आउट, तो आप देखो यहाँ आएगा EP/ER, तो 1/R1²/1/R2², तो EP/ER इज इक्वल टू R2/R1 का होल स्क्वायर। आप ऐसे मैथमेटिक्स करो, ये ऊपर चल जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ऐसे सोल्व कर देंगे। तो आप देखो तो यहाँ रिलेशन क्या आया कि EP/ER इज इक्वल टू R2/R1। आप चाहो तो इसको EP को E1 लिख सकते हो, ER को E2 लिख सकते हो, तो E1/E2 हो जाएगा। E1/E2 इक्वल टू R2/R1 का होल स्क्वायर। मतलब अगर कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछे कि यदि R1 अनुपात R2 2:3 हो
तो E1 अनुपात E2 कितना होगा। ऐसा मान लीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से आपसे पूछता है कि R1 अनुपात R2 2 अनुपात 3 है और तो E1 अनुपात E2 को मान क्या हो, तो डायरेक्ट इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हो। कैसे देखिए, तो E1 बाई E2 बराबर क्या लिखेंगे, देखिए नीचे 2 है तो ऊपर 2 है R2 वाला, या लिखेंगे R2 बाई R1 का होल स्क्वायर। ये R1 बाई R2 कितना है, 2 अनुपात 3, तो R2 बाई R1 क्या हो जाएगा, 3 अनुपात 2, तो 3 बटा 2 का होल स्क्वायर, तो आंसर कितना आ जाएगा 9 अनुपात 4 हो गया। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चंस को, इस टाइप के क्वेश्चंस को, रेशियो वाला क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। सिंगल चार्ज, अगर मान लीजिए 2 चार्ज होता, 3 चार्ज होता, 4 चार्ज होता, मतलब बहुत सारा मल्टीपल चार्जेस होते हैं, सेवरल चार्जेस होते हैं, उसको कैसे बनाते हैं, जस्ट लाइक फोर्स के जैसा। कैसे, तो जिस तरह से आप अभी कुछ देर पहले हम आपको सिखा रहे थे कि बहुत सारे चार्ज हो, उन सारे चार्जों के कारण किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर फोर्स निकालना हो, तो एक एक करके फोर्स निकालेंगे, फिर उसको वेक्टर सम कर लेंगे, ठीक। तो और जो आएगा वही उस पॉइंट उसका फोर्स कराएगा, नेट फोर्स। वही कंसेप्ट यहाँ भी आपको यूज करना होगा। जैसे आप देखो कि सेकंड में कैसा पूछता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, अनेक आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र बहुत सारे आवेश हैं, उसके कारण विद्युत क्षेत्र में करना है। एक छोटा सा आपको हम इसके बारे में कंसेप्ट सिखाते हैं, बहुत अच्छा टॉपिक है ये और बहुत अच्छे क्वेश्चन इसमें आते भी हैं। जैसे मान लो कि एक पॉइंट है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट ओ। यहाँ चार्ज है, चार्ज Q1, Q2, Q3, यहाँ है Q0। अब हुआ यूं कि यहाँ से इसकी बीच की दूरी R1, यहाँ से इसकी बीच की दूरी R2 और यहाँ से इसकी बीच की दूरी R3 गिवन है, और ये सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज है। ये भी पॉजिटिव चार्ज मान सकते हो। अब देखिए कि Q1 के कारण, यानी कि सब पॉइंट चार्ज है, Q1 के कारण पॉइंट O पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, मैग्नीट्यूड। तो Q1 तो एक पॉइंट चार्ज है, अब पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का भी कुछ देर पहले सीखे, KQ/R²। तो A के कारण O पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, हाँ, KQ/R²। उसी तरह Q2 के कारण पॉइंट O पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा KQ2/R2²। उसी तरह Q3 के कारण पॉइंट O पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा KQ3/R3²। और इस सबका मैग्नीट्यूड तो हमको पता चल गया। अब आप इसका डायरेक्शन देखो, तो डायरेक्शन में क्या होगा, तो ये पॉजिटिव, इसके कारण आप यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो, तो इसके कारण आपको डायरेक्शन दिखाना होगा। तो ये पॉजिटिव है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अवे फ्रॉम दिस चार्ज इधर होगा, E1 मान लेते हैं। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, इसको E2 मान लेते हैं। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर होगा, इसको E3 मान लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होता है। इस सभी वेक्टर क्वांटिटी को E1 वेक्टर, E2 वेक्टर, E3 वेक्टर, अगर और होता तो E4 वेक्टर डॉट 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 EN वेक्टर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड
एट पॉइंट O हम लोग निकाल देते हैं। अब देखो कुछ ऐसा ही तो हम लोग कूलॉम्स लॉ में करते थे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन याद है? हाँ, तो सेम चीज तो हो रहा है। देखिए इसका मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करता है। विद्युत क्षेत्र भी अध्यारोपण के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत क्षेत्र भी अध्यारोपण के सिद्धांत पर कार्य करता है, उसको पालन करता है, उसको फॉलो करता है। तो हमने तो वही प्रोसेस लगाया है जिस प्रोसेस का यूज हम लोग पहले से करते जा रहे हैं कि एक एक करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और फिर सबको जोड़ देंगे, निकल जाएगा नेट। और जोड़ेंगे तो किस तरह से? वेक्टर सम करेंगे। देखिए निकल गए। अब थोड़ा सा अगर आपको इसको हम लिख कर बताएं तो कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा, एकदम डरावना सा दिखेगा, लेकिन डरना नहीं है, कुछ खास नहीं है इसमें। देखिए U1 का वैल्यू कितना है? तो KQ1 बाई R1 स्क्वायर, ठीक है। अगर हम बात करें इसका डायरेक्शन तो अलोंग लिख देंगे, AO अलोंग AO लिख देंगे, आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह इसको लिखें, अभी हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, इसको लिखेंगे KQ2 बाई R2 स्क्वायर, ये लिखेंगे तो KQ3 बाई R3 स्क्वायर, उस तरह लिखेंगे डॉट 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 तो KQN बाई RN स्क्वायर। तो सब में से हम K को कॉमन कर लेते हैं, K कॉमन हो जाएगा। सबको जोड़ रहे हैं तो सिग्मा लिख देते हैं, और किसको किसको जोड़ रहे हैं लिख देते हैं QI बाई RI का स्क्वायर, I का मान 1 से लेकर n तक। बस यही था लिखने का तरीका है, मैथमेटिक्स का नियम है, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक, फिलहाल आपको इस कंसेप्ट को समझना है। ये ध्यान दिक्कत हो रहा है इसको तो छोड़ दीजिए, इसमें कोई आपका इससे क्वेश्चंस आपको लिखने के लिए नहीं पूछेगा ऐसा, बस थोड़ा सा देखने में लगता है कुछ अजीब गजीब मैथमेटिक्स टाइम का, तो इसमें लिख दिया जाता है, और कोई ये नहीं है। मेन तो इसका ये इस पर फोकस करना है। अब इसका एप्लीकेशन आपको हम सिखा